सो नेक्स्ट इज मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। अब जो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है उसके फेजेस देखने हैं। एक होता है फेज 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4। अब जो हमारे पास फेज 1 है, ठीक है, ये हमारे पास होता है रैपिड अपस्ट्रोक का। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होती है, सोडियम ज़्यादा ऊपर जाता है तो ये हमारे पास फेज एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। फिर ये हमारे पास फेज़ 1 है। फेज़ 1 जो होता है ना, इनिशियल डीपोलराइजेशन। इनिशियल डीपोलराइजेशन वो किस वजह से हो रही है, हमारे पास जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो हमारे पास इनएक्टिवेट हो रहे हैं और पोटाशियम चैनल जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो ओपन हो रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास इनिशियल डिपोलाइजेशन। अब फेज़ 2 है। फेज़ 2 जो है ये है प्लेटो फेज़। ये हमारे पास प्लेटो फेज़ किस वजह से है, क्योंकि जो हमारे पास कैल्शियम चैनल्स है ना, ठीक है, वो हमारे पास जो है उनका इन्फ्लक्स, ठीक है, उनका इन्फ्लक्स और जो हमारे पास पोटाशियम चैनल्स है वो जो है उनका जो इन्फ्लक्स है, ये दोनों हमारे पास इक्वल हो रहे हैं। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारे पास प्लेटो फेज़ जो है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं ये एक दूसरे को। उसके बाद है इनिशियल डीपोलराइजेशन। अब जो डीपोलराइजेशन है वो हमारे पास फेज़ 3 है। इसके अंदर हमारे पास जो पोटाशियम जो है ना उसकी इफ्लक्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे पोटाशियम चैनल एक साथ खुल जाते हैं तो ये पोटाशियम इफ्लक्स हो जाता है। अब है फेज़ 4। फेज़ 4 जो है ना ये वाला, तो ये हमारे पास होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटाशियम के जो चैनल्स हैं उनकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इनकी परमेबिलिटी जो होती है ना वो ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अचीव हो जाता है। अब ना जो हमारे पास मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल और पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल ये थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, अब इनके अंदर हमारे पास जो है ना वो फेज़ 0, 3 और 4 होते हैं। अब जो हमारे पास फेज़ 1 और 2 जो हमारे पास मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में था वो यहाँ पे हमारे पास होता है एब्सेंट, ठीक है। अब हमारे पास जो फेज़ 0 है, यहाँ डायग्राम से देखिए, इस वाले डायग्राम से, अब जो फेज़ 0 है ना वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो सोडियम चैनल की ओपनिंग की वजह से होता है, लेकिन ये यहाँ पे कैल्शियम चैनल की ओपनिंग की वजह से होता है, क्योंकि ये लेस नेगेटिव है। ये हमारे पास लेस नेगेटिव है जिसकी वजह से ये कैल्शियम चैनल से ओपन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद इनिशियल डिपोलाइजेशन फेज़ भी इधर नहीं है, प्लेटिव भी नहीं, इधर रैपिड डिपोलाइजेशन फेज़ है। वो हमने किसकी वजह से पढ़ा था, वो हमारे पास इंक्रीज पोटाशियम इफ्लक्स की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और है फेज़ 4। जो फेज़ 4 है ना वो थोड़ा समझने वाला है। वो ये है कि यहाँ पे ना हमारे पास फेज़ 4 के अंदर, इसके अंदर हमारे पास सोडियम चैनल जो है ना वो ओपन होते हैं। सोडियम चैनल जो होते हैं ना इनको हम कहते हैं फनी सोडियम करंट, ठीक है। ये फनी सोडियम करंट है, यही हमारे पास जो है एसए नोड है ना उसकी एक्टिविटी को डिटरमिन करता है, और इसके अलावा इसी से हमें हार्ट रेट जो है ना वो पता चलता है, ठीक है। तो एसए नोड की एक्टिविटी के अंदर हमारे पास ये फनी सोडियम चैनल जो है ना, फनी सोडियम करंट जिसको कहते हैं, ये इन्वॉल्व होता है, फनी सोडियम करंट, ठीक है। ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है। इसमें ना बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन सा एक्शन पोटेंशियल किस तरह एक दूसरे से हमारे पास जो है वो डिफरेंस है, मायोकार्डियल का और पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल कैसे डिफरेंट है दोनों। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ईसीजी। ईसीजी के पास ना हमारे पास उसमें से क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास एसए नोड जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है। एक तो एसए नोड की लोकेशन आती है, वो कहाँ होती है, अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस में। और एसए नोड क्या होता है, ये हमारे पास मेन पेस मेकर होता है, ठीक है। एवी नोड जो होता है ना उसका पूछते हैं कि ये कहाँ पर होता है, ये हमारे पास इंटर एट्रियल सेप्टम नियर कोरोनरी साइनस, ठीक है, ये वहाँ पर होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर से हमारे पास पेसमेकर रेट और स्पीड ऑफ कंडक्शन पूछते हैं। पेसमेकर रेट एसए नोड का ज़्यादा होता है, फिर एवी नोड का, फिर बंडल ऑफ और परकेंजी फाइबर, लेकिन जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है ना वो परकेंजी फाइबर की ज़्यादा है, फिर एट्रिया की, वेंट्रिकल की, एवी नोड की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया है कि पी वेव जो है वो एट्रियल डिपोलाइजेशन को बताती है, पी आर इंटरवल जो है वो हमारे पास, और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन को बताता है, टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को बताती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यू वेव का याद रखना है। यू वेव जो है वो हाइपरकैलिमिया। अच्छा, हाइपरकैलिमिया और हाइपोकैलिमिया का बहुत पूछते हैं। हाइपरकैलिमिया के अंदर हमारे पास टॉल टेंटेड टी वेव मिलेगी, और हाइपोकैलिमिया के अंदर हमारे पास यू वेव मिलेगी, ठीक है। ये दोनों का बहुत डिफरेंस आता है, और इसके अंदर टी वेव जो है वो इन्वर्टेड होती है हाइपो में, ठीक है। तो ये बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है पी वेव क्या बताती है, क्यू वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और इसके अलावा हमारे पास स्पीड ऑफ कंडक्शन, इस सब से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे पास जो होते हैं कि एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड एट्रियल मायोसाइट से रिलीज होते हैं, ये वेंट्रिकुलर मायोसाइट से। ठीक है, ये भी हमारे पास ब्लड वॉल्यूम और एट्रियल प्रेशर के रिस्पॉन्स में या टेंशन के रिस्पॉन्स में। ठीक है, अच्छा ये पूछते हैं कि ये दोनों जो होते हैं ना एक्ट किसके ज़रिए करते हैं, ये दोनों जो होते हैं ना साइक्लिक GMP के ज़रिए एक्ट करते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो है वो दूसरा पूछते हैं कि जो हमारे पास ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है उससे क्वेश्चन आता है कि ये हमारे पास किस चीज़ के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, तो ये हमारे पास हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। एक तो ये पूछते हैं कहाँ से रिलीज़ होते हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद ये पूछते हैं कि किसके, ये हमारे पास इंक्रीज BP के रिजल्ट में होता है, ये इंक्रीज टेंशन के उसमें होता है। ठीक है, ये दोनों एक्ट कैसे करते हैं, साइक्लिक GMP के ज़रिए। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास डायग्नोसिस किसके अंदर हेल्प करते हैं, हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट है मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और सब इसमें से MCQs है, अक्सर गलत कर देते हैं। ठीक है, अब जो रिसेप्टर्स हैं, एक तो एओर्टिक आर्च में होते हैं, एक कैरोटिड साइनस में। ठीक है, ये हमारे पास जो एओर्टिक आर्च में होते हैं ना बैड रिसेप्टर, वो वेगस नर्व के ज़रिए न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस तक जाते हैं। ठीक है, और ये कैरोटिड साइनस वाले हैं वो हमारे पास ग्लोसोफरेंजियल नर्व के ज़रिए। ठीक है, अब रिसेप्टर्स होते हैं ना वो कौन से होंगे, तो वो कीमो रिसेप्टर होंगे या बैरो रिसेप्टर होंगे। जो कीमो रिसेप्टर्स है ना उसका क्वेश्चन आता है कि पेरिफेरल किससे सेंसिटिव होते हैं और सेंट्रल किससे सेंसिटिव होते हैं। जो पेरिफेरल होते हैं ना वो हमेशा जो डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब होगा और इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा उससे सेंसिटिव होते हैं। लेकिन हमारे पास सेंट्रल है ना, सेंट्रल का हमेशा याद रखना है कि सेंट्रल जो है ना वो तब ज़्यादातर एक्टिवेट होंगे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और जो pH जो है ना वो हमारे पास कम होगी। ठीक है, दोनों का जो हमारे पास पेरिफेरल है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हम उसको करते हैं और जो सेंट्रल जो है ना उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा जो है स्टिमुलेटेड होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स हैं, जो हमारे पास हैं बैरो रिसेप्टर, वो कहते हैं वो कैसे सेंसिटिव होते हैं। अब देखें अगर हमारे पास हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन है क्या मतलब है कि जो हमारे पास आर्टेरियल प्रेशर है वो हमारे पास कम है, इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, फायरिंग भी हमारे पास बैरो रिसेप्टर की कम हो रही है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, हमारे पास हार्ट रेट जो हमारे पास हार्ट रेट जो फायरिंग कम होगी तो वो जाके क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेट को जब करेगा तो इससे हार्ट रेट और हार्ट कॉन्टैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हमारे पास है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन अगर होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज फायरिंग होगी ना बाय बैरो रिसेप्टर की। जब फायरिंग ज़्यादा होगी तो अब वो करेगा पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, हार्ट रेट को कम कराता है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम करा देगा। ठीक है, ये हो गया बैरो रिसेप्टर का। अब जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है हमारे पास कुशिंग रिफ्लेक्स। कुशिंग रिफ्लेक्स में हमने याद रखना है कि हमारे पास जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से सेरिब्रल इस्कीमिया हो गया है। सेरिब्रल इस्कीमिया की वजह से क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया। हमने बोला था कि ये हमारे पास ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को, तो इसकी वजह से क्या है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी, स्ट्रेच ज़्यादा होगा। ठीक है, और हमारे पास हाइपरटेंशन होगी। लेकिन हमारे पास इसके अंदर रिफ्लेक्स में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, तो इस जब भी हमारे पास कुशिंग के ट्रायड की बात होगी तो याद रखना है हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया होता है और इसके बाद रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है। ये 3 चीज़ें याद रखनी है।